तो हम कर रहे थे इंडस्ट्री वाला पार्ट है ना, इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो अब इसके अंदर क्या है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 56 में एक एक्ट पास किया इंडिया में। और ये बताया गया कि नेशनल लेवल का एक्ट था ये, कि स्टेट के हर जगह विलेज लेवल पर भी क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए इंडस्ट्री को लेकर। तो मेनली किस पे काम किया गया, खादी के ऊपर। खादी समझते हो ना आप, महात्मा गांधी ने जिसको प्रमोट किया था कि लोकल लेवल पे आप क्या कर रहे हो, है ना। तो देखो ये जो एक्ट है ये है 56 का। और इसी एक्ट के बेस पर क्या हुआ, इंडिया में क्या बना, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी समझते हो ना, जो क्या है किसी एक्ट के द्वारा पास की गई है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट आता है कब, 1956 में। और इट वाज ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। और इसी तरह से क्या बना दिया, यहाँ पे एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाएगा। और ये किसके अंदर काम करेगा, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर काम करेगा। और केवीआईसी हैज इट्स स्टेट विंग कहाँ पे, ये शिमला में। और 13 वर्किंग खादी इंस्टीट्यूशंस है स्टेट में। और ये क्या करता है अब, क्रेडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी स्कीम। तो बैक एंड क्या हो गया, जहां पे पीछे प्रोड्यूस हो रही है कोई चीजें, फ्रंट में क्या होगा जब सेल के लिए जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जा रहा है इसके लिए। अब यहाँ पे ना एक स्कीम है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यह है स्फूर्ति, यह है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। मिल गया, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो मेंस में भी आपके पार्ट है ये वाला, है ना। तो वहां पे अगर आप बोलोगे कि हमारी जो सरकार है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, तो खादी वाला तो एक है ही है, और साथ में क्या कर दिया, स्फूर्ति वाला। अब देखो जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जो हाथों से सामान बनाती है ना, तो इसके अंदर जरूरी नहीं कि खादी आएगा सिर्फ, इसके अंदर और भी आता है। जैसे आपने देखो जो बास्केट वगैरह बनाते हैं ना, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो अब इसको कहाँ पे देखो प्रमोट, इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है इस टाइम, हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़। तो राजगढ़ कहाँ पे है, सिरमौर में। तो यहाँ पे ये पायलट बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ ली बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी कीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइज लुधियाना। तो लुधियाना की कोई एंटरप्राइज है उसके साथ ये कोलाबोरेट है, ठीक है ना। तो ये रखना याद, स्फूर्ति क्या है और ये कहाँ पे हिमाचल में काम कर रही है, राजगढ़ में। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो हिमाचल ने खुद का बोर्ड बना दिया। अब हिमाचल के अंदर क्या है, एक बोर्ड होगा, और जो कि कब बना था, 1968 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगेन जो विलेज लेवल पर छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है उसके द्वारा, और सेलेबल आर्टिकल्स बनाना, और सेल्फ रिलायंस अमंग द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो किसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बस ये कीवर्ड है। तो ये देखो प्री के लिए तो इतना इसकी डेट पूछ सकते हैं कि कब बना था ये, बट मेंस के लिए क्या है, ये हमारे गांव में क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कुछ काम करेगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो दो है, एक कॉर्पोरेशन है और दूसरा है हिमाचल प्रदेश इंफ्रा डेवलपमेंट बोर्ड। और देखो जो ये जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल टूरिज्म कॉर्पोरेशन होगा, है ना, वैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉर्पोरेशन होगा। तो कॉर्पोरेशन करता क्या है बेसिकली, ये एक बड़े लेवल पे जितना भी हो सकता है वो अरेंज करेगा। किसी को लोन देना होगा लोन देगा, किसी को एनओसी दिलानी होगी एनओसी दिलाएगा, है ना। और अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ये इंडस्ट्री में ही हुआ, एग्रीकल्चर में भी होगा, टूरिज्म में भी होगा, हर जगह क्या होगा, कॉर्पोरेशन होगा। तो उसी तरह से कॉर्पोरेशन यहाँ पे है। तो ये बड़े लेवल पे क्या करेगा, हिमाचल में इंडस्ट्री की तरफ जितने भी रूल्स रेगुलेशन फाइनेंस, है ना, एनओसी वगैरह ये सारा प्रोवाइड करेगा। और एक है बोर्ड। अब देखो बोर्ड क्या करता है, हमेशा बोर्ड ज्यादातर वो काम करेगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना
उनको इम्प्लीमेंट करता है। जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ा ना, एक जैसे एक सेक्रेटरीट होता है ना, जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी हो गया, और वो तो पॉलिसी बनाता है ऊपर, उसका काम किस पे होगा, ज्यादातर पॉलिसी में होगा। उसके बाद जो एजुकेशन बोर्ड होगा वो क्या करेगा, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। उसी तरह से क्या होगा, डायरेक्टरेट होगा, और डायरेक्टरेट भी क्या करेगा, वो बीच में होगा, बोर्ड के बीच में और पॉलिसी के बीच में। समझ गया बात। तो अब देखो इस तरह से क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये हिमाचल प्रदेश में, स्टेट, इट इज ऑल्सो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो ये कॉर्पोरेशन क्या करेगा, जिनको लगता है कि लंबे समय के लिए लोन चाहिए, उनको लोन देगा। तो क्या करेगा ये, स्टिमुलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द स्टेट, प्रमोशन डेवलपमेंट एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रा, फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड असिस्टेंस, लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। जैसे ये जैसे पीएसयू है, ये सेल वाला इसके लिए काम कर रहा है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इनके जैसे काम करता है। जैसे ये ना मार्केटिंग एंड स्टील बिटुमेन एज डीलर ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो उनके तरह ये काम करता है स्टेट के अंदर। अब नेक्स्ट है जी, HPSIDS हैज बीन एंगेज्ड इन द स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द टू प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट है जो स्टेट इंप्लीमेंट करने जा रही है, ये बोल्ड नहीं किया आपने, इसको बोल्ड करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों ही, जिनको ये इस पे एक है स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया। ये शब्द सुना है आपने कभी, जैसे बार बार आता है ये आर्ट ऑफ, है ना, स्टेट ऑफ आर्ट, क्या मतलब होता है इसका, हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बना हुआ है, और आगे फ्यूचर में भी क्या करेगा ये, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी क्या करेगा, अपने आप को इवॉल्व करेगा। तो जहां भी शब्द आता है ना स्टेट ऑफ आर्ट, तो आज की डेट से जितनी भी सारी चीज होती है किसके द्वारा होती है, स्टेट ऑफ आर्ट, आज की टेक्नोलॉजी। और ऐसा नहीं कि आज की टेक्नोलॉजी यूज करेगा कि फ्यूचर में क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। तो दो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। और देखो मेंस में ना आपके एग्जैक्ट लिखा है सिलेबस में, इंडस्ट्रियल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो देखो अब कौन काम कर रहा है इन इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे इनको फाइनेंस करना है, चाहे इनके लिए थोड़ा सा पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर काम करना है, तो वो कौन कर रहा है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और देखो मेंस वाली किताब में जो लिखे हुए इंडस्ट्रियल एरिया, उनके सिवाय दो इंडस्ट्रियल एरिया है, एक है कंदरौरी जो भी तैयार हुआ है कांगड़ा में, और एक है पंडोगा डिस्ट्रिक्ट उन्ना में, अंडर द मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर ही लाया गया है। तो अब देखो जैसे परमाणु है, बरोटी वाला है ना, तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता क्या है, दो तीन बेनिफिट मिलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेक्शन 118 है ना, एक लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट, वैसे देखो बाहर वाले लोग खरीद नहीं सकते लैंड हिमाचल में, है ना। तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा, प्रॉपर लैंड बैंक बने होते हैं, प्लॉट कटे होते हैं, उनको उनको बुलाया जाता है, यहाँ पे आओ इंडस्ट्री लगाओ। तो 118 सेक्शन वाले की थोड़ी रिबेट मिलती है वहां पे। और कई बार क्या होगा वहां पे, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। और वहां पे सब्सिडाइज रेट पे लैंड मिलेगी, सब्सिडाइज रेट पे क्या मिलेगा उनको, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना। तो इस तरह से बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं। और जैसे कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल पैकेज प्रोवाइड करती है, उनका बेनिफिट भी क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में। समझ गया ना बात। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लेवल पे जाके इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करती है स्टेट के अंदर। तो उस टाइम बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें कॉर्पोरेशन काम करता है। और अभी दो नए इंडस्ट्रियल एरिया जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमने इसमें बुलेट नहीं कर पाया इसको, एक है कंदरौरी कांगड़ा में, और पंडोगा कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में। तो अब उसी तरह से है जी, चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द पोर्टल उन्नति। तो एक पोर्टल है उन्नति और एक मोबाइल ऐप है HPSIDC। दिस पोर्टल वुड गिव यूजर एबिलिटी टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर्स एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या करेगा, होता है ना जैसे सारी चीज आपस जुड़ी हुई, एक कोलैबोरेशन होता है, एक यूनिट का दूसरे से, दूसरे का तीसरी से, जैसे सिंगल विंडो से, इससे उससे। तो उन सब की इनको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, पोर्टल उन्नति से एंड ऐप जो इनकी ऐप है। क्लियर है जवाब। तो देखो जो खादी वाला है वो तो है विलेज के लिए, अगर पूरे इंडिया के लिए देखते हैं हम तो कौन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन जो ये एरियाज है उनको भी बनाता है। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये किस पे काम करेगा? इंफ्रा पे, है ना। और देखो ना, जैसे अब हम बात करते हैं कि हिमाचल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे स्टेट में क्या इंफ्रा सही नहीं है। तो हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर फर्दर हेंस द पर्पस ऑफ हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2001 टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर पार्टिसिपेशन बाय पर्सन एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी इन फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी क्या करेगा ये बोर्ड? जिसको भी हिमाचल में इंफ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई प्राइवेट लेवल पे है, उस लेवल पे कोई भी हिमाचल में आना चाहता है ना इंफ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अलाउ करता है, सरकार को भी और प्राइवेट को भी। अब दूसरा बीच का रास्ता क्या बना दिया हिमाचल में? ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आज की डेट से बहुत सारे काम किस पे हो रहे हैं? ट्रिपल पी। जैसे आप देखते हो ना, जैसे नेशनल हाईवे बन गया, स्टेट हाईवे बन गया, अब वो सरकार अकेले नहीं बनाती उसको, क्या करती है उसको? सरकार की पार्टनरशिप किसके साथ होती है? किसी प्राइवेट के साथ, है ना। होता है ना बीओटी बोलते हैं इसको, बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। सरकार क्या बोलती है उनको, प्राइवेट वालों को, आप पहले इसको बिल्ड करो, बनाओ, फिर ऑपरेट करो, कम से कम 10 साल 20 साल अपना जो आपका पैसा लगा है अपना प्रॉफिट कमाओ, और जब समय खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर दो, उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। तो इसको इस तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आज की डेट से इंफ्रा पे पूरा ध्यान देता है, और उस इंफ्रा के लिए क्या करेगा, सरकार को भी मोटिवेट करेगा, और सरकार के सामने प्रपोजल लेके जाएगा कि सरकार आप ये काम करो, और साथ में एक प्राइवेट वाला है उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो ऐसे से जितने भी प्रोजेक्ट है हिमाचल में उन पे काम कराए, किसके लिए? देखो, स्टेट रोड एंड ब्रिजेस, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स, हेल्थ इंफ्रा, पावर प्रोजेक्ट्स, अर्बन लोकल बॉडी एंड अदर इंफ्रा, ठीक है ना। तो ये किस पे काम कर रहा है? ट्रिपल पी पे। और इस टाइम तक क्या 20 प्रोजेक्ट आ रखे हैं इसमें ट्रिपल पी के अंदर, और जिसमें से 2-3 बड़े फेमस है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ श्री चिंतपूर्णी सदर्न ब्लॉक सी चिंतपूर्णी, तो चिंतपूर्णी को सदर्न ब्लॉक बन रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। और ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ, देखो OMM, हाई एंड रेस्टोरेंट, कहाँ पे? ये टाउन हॉल, पता ना टाउन हॉल कहाँ पे? शिमला में कोई टाउन हॉल के नीचे बन रहा है, उसको क्या कर रहा है ये? ऑपरेशन भी, मेंटेनेंस भी एंड मैनेजमेंट भी, तो तीनों काम कर रहा है खुद, है ना। और उसके बाद है वन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ बस स्टैंड, बस स्टैंड कार पार्किंग, कहाँ पे? हमीरपुर में। अब ये कहाँ काम आएगा आपका? स्टेट के अंदर, अगर मेंस आंसर आएगा किसको लेकर? इंफ्रा को लेकर, है ना। इंफ्रा के लिए सरकार क्या कर रही है? तो इंफ्रा के लिए एक बात कर सकते हो आप, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड इसी काम के लिए बनाया गया है। और जो बोर्ड क्या करता है, सभी को साथ लेके चलता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई और इन्वेस्टर्स हो। और जो मेन मोटो किस पे बात किस पे करता है? ट्रिपल पी पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है जी। अब देखो जी, एक है इन्वेस्टमेंट आउटरीच इनिशिएटिव। देखो ना, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है वो हमेशा ही आता है मेंस में, कि हिमाचल प्रदेश में किसको लेकर? इंडस्ट्री को लेकर, है ना। तो जैसे लिख लो एक क्वेश्चन आप ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से आता है, डू यू अग्री दैट हिमाचल प्रदेश हैज शिफ्टेड, हैज नहीं, इज एस्पायर्ड टू, is aspired to be a industrial state, aspire to be an industrial state. What steps has been taken by government? What steps has been taken by the government at the level of policy, at the level of policy slash program, policy program and schemes, ठीक है ना। तो पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम, क्या क्या ऐसा कुछ कर रही है सरकार जिससे हम क्या बनते जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? इंडस्ट्री की तरफ।
व्हाट आर द क्लास टाइमिंग टुडे? क्लास टाइमिंग रहेगी वही 6:30 6:30 पौने 7 के बीच तक। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, तो अब देखो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है ना, इसका मेन मकसद क्या है? अगर इसको मैं बताऊं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट किसकी तरह क्या करने जा रही है? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर रही है ना। और एक जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है ना। और तीसरा क्या बोल रही है? जो हमारी सरकार है उसकी विल पावर बताती है कि हाँ जी बड़ी एम्बिशियस है, हमने कुछ करना है। और चौथा क्या है? ये बताती है एरियाज, कि हमें कहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। और उससे भी जो बड़ी बात है वो किस पे काम होता है? इस पे इंफ्रा इंफ्रा पे। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडस्ट्री पे बात करती है, जितना इंडस्ट्री बात करती है उस पे कितने किस पे करती है? सर्विस सेक्टर पे। तो क्या क्या एरिया लिखे हुए हमने, जैसे यहाँ पे सर्विस सेक्टर में टूरिज्म आएगा, हेल्थ आएगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इसका अलग से पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक स्टेप है। गवर्नमेंट की बिल पावर बताता है, और एरियाज बताता है कौन से एरिया पे मैं वर्क करना चाहिए, और इंफ्रा पे काम करने की बात करता है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है ये। और अब देखो उसके बाद इसके जो रिजल्ट है आगे, जो जो भी इसमें हुआ होगा, है ना, और अब हमने अभी तक क्या अचीव किया है, क्या अटेन किया है, वो भी इससे पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। अब देखो जी यहाँ पे, तो ये तो है जी फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 19 में हुई थी, कहाँ पे? 7 और 8 नवंबर। तो याद रखना, ये प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है, ये डेट पूछ लेते हैं, 7 8 नवंबर 19 धर्मशाला में। तो अब देखो जी, ऑब्जेक्टिव वॉज टू अटेन द इन्वेस्टमेंट, टू अटेन दी अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? एग्रो बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो 3 कीवर्ड आपके लिए है, एग्रो बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल, tourism, hospitality and civil aviation, hydro and renewable energy, wellness and health center Ayush, housing, urban development, transport, infra and logistic, IT, education and skill development, education and skill development। और देखो ना, अगर आपसे ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि हिमाचल प्रदेश के पास अभी क्या पोटेंशियल एरिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी potential area of Himachal Pradesh where investment is required in order to generate employment and revenue for the state। अगर देखो सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी पोटेंशियल एरिया ऑफ द स्टेट, पोटेंशियल एरिया ऑफ द स्टेट which require investment, which require investment in order to enhance employment and generate revenue for the state। ठीक है जी, इसका सीधा आंसर है ये। और इसी को आगे आगे अलग अलग से देखते रहो। फिर हाइड्रो पावर का हमारे पास अलग से चैप्टर होगा आगे, हाउसिंग अर्बन का अलग से चैप्टर है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का अलग से चैप्टर है ना, टूरिज्म का अलग से चैप्टर है, और एग्रीकल्चर वगैरह हम पहले कर चुके हैं। इस पे तो आप पूरा ऐसे लिख लोगे, एक यही है आंसर लिखने को। इसमें क्या है, इसमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। मैं आपको बताऊं ना, जैसे जब मैंने पेपर दिया था, तो पेपर जीएस में मेरे ना बड़े अच्छे स्कोर थे, 100+ स्कोर था मैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लिखता था मैं, है ना। मैं क्या करता था, जितने भी की पॉइंट्स है ना, एक तो जो सिलेबस है, जो एचएस का सिलेबस है ना, उसके मेरे को सारे की पॉइंट याद थे। उसमें बड़ा कुछ है, अगर उसके कीवर्ड्स आपको सारे याद रटे हुए हैं ना। जैसे मैंने अभी 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 क्या बताया मैंने आपको, बता था ना मैं, इंडस्ट्रियल एरिया इन हिमाचल प्रदेश, है ना। अब ये क्या है, की पॉइंट है। अब वो मेरे को ना सारे याद है। अब कुछ की पॉइंट वहां से याद है, कुछ की पॉइंट अब देखो जैसे इसके अंदर है, ये सारे की पॉइंट्स तो है, कुछ यहाँ से याद हो गया। तो कुछ आंसर ऐसे होता है जो कुछ मांगते नहीं एक्स्ट्रा, वो क्या मांगते सिर्फ कीवर्ड्स, है ना। जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हिमाचल हैज क्या बोलते हैं इसको,
रैंक कितना कितना रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, है ना, कुछ रैंक कितना है, कि इसके पीछे क्या वजह है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस रैंकिंग। तो इसमें क्या लिखोगे आप बताओ, सीधे की पॉइंट्स है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, है ना, और ये भी कॉरपोरेशन, बोर्ड और इन्वेस्टर मीट, ऐसे ऐसे पॉइंट लिख लो आप। अगर जनता लिखती है 6, आप लिख लो 8 पॉइंट, और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 8 नंबर में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास की पॉइंट नहीं है, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी गुड स्टेट एज फार एज दिस इज कंसर्न, वी आर ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ऐसी ऐसी बातें लिखनी पड़ेगी। फिर वो तो बात वही हो गया ना। और दूसरा आदमी ऐसा नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया जी, और अगर जो फॉर्म भरते होते हैं वो सारा किसके लिए है, ऑनलाइन सारी क्लियरेंस है ना, सीएम पोर्टल का नाम लिख लिया। इफ देयर आर ग्रीवेंसेस, उसके लिए भी क्या है, कुछ अलग अलग से प्रोविजंस है। तो ये तरीका है, तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ बार बार आपको कि आप इनमें फोकस करो। नेक्स्ट है जी, अब सरकार ने और क्या किया, अब इसको जो चीज हम करते होते हैं, अब इन्वेस्टर वहां तो बुलाए, अब क्या सबके सब इन्वेस्टर ने उसी दिन तो ना साइन कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे, उनको फिर उस दिन तो उनका समझ लो उनको खिलाया पिलाया बढ़िया, उनकी पूरी सेवा की, ताकि अब आगे के लिए वो अपने घर जाके फिर दोबारा सोचे कि हाँ हमें हिमाचल में जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर सरकार क्या करेगी, मार्केटिंग करेगी। और हिमाचल गवर्नमेंट की सबसे खास बात क्या, बेकार बात यह है कि हिमाचल क्या करता है, अपने रिसोर्सेज की मार्केटिंग नहीं करता। जैसे केरला वगैरह ना, जैसे केरला देखोगे आप, जैसे वहां पे हेल्थ टूरिज्म है ना, तो उसको कितनी मार्केटिंग करते हैं वो लोग, हर लेवल में मार्केटिंग होती है। हिमाचल की देखिए आपने इतनी बड़ी मार्केटिंग नहीं होती। तो अब इस बार हिमाचल ने सोचा चलो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मार्केटिंग करे। 3 इंटरनेशनल रोड शो, 3 रोड शो के, रोड शो में कौन गया खुद, सीएम, एक किया जर्मनी में, एक किया नीदरलैंड में, एक किया यूएई में, ठीक है जी। तो पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आई है, चीफ मिनिस्टर साहब इधर से गए थे। और उसके बाद 6 किए डोमेस्टिक, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड 2 मिनी कनक्लेव्स किए, किया मनाली में, किया शिमला में। तो आपने याद रखना है 2 मिनी कनक्लेव्स और 3 इंटरनेशनल लेवल के रोड शो, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अब इसके बाद क्या करती है, फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अब देखो एक तो क्या हुआ, मीट हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मतलब क्या हुआ, दोबारा फिर एक ऐसी मीटिंग करी। अब इसमें ये देखना है कि सच्चाई में अब कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, कितने एमओयू साइन होने हैं। तो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या हुई, मंडी में, शिमला में। दूसरी हुई है मंडी में, दूसरी हुई है 2021 में मंडी में, ठीक है ना। एक तो ये प्री के लिए याद रखना, फर्स्ट देखो मीट हुई है धर्मशाला में, और जो सी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी वो कहाँ हुई है, शिमला में, और सेकंड कहाँ हुई है, मंडी में। और जो शिमला वाली हुई थी, 102 प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशनड एंड सिविल वर्कर मशीनरी इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस फॉर 87 प्रोजेक्ट्स। तो ये डाटा थोड़ा देख लेना। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज रोड शो एट चंडीगढ़, एक रोड शो इन्होंने ये करा, यहाँ करा चंडीगढ़ में। और सेकंड ग्राउंड सेरेमनी कहाँ हुई, मंडी में। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी बात कर रहा है, 80,000, ठीक है जी। तो बहुत एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल में, पता है पता नहीं कहाँ है। चलो जी, नेक्स्ट है जी, ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या ट्रेंड है, 2020-21 की बजाय कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 1.54%। और जीबीए देखो कितना है, आप सीधा देख लो इसमें, मैन्युफैक्चरिंग में कितना था पहले ही 31, फिर 2019-20 में कितना हुआ, 29 कम हुआ, फिर 28 हुआ। अब ये कम क्यों हुआ, इस वाले पीरियड में क्या रहा, कोविड। और अब आगे कितना रखा हमने, 30.51, है ना। माइनिंग एंड क्वेरिंग का भी क्या है, कम ही होता गया, 32, 31 माइनस जीरो में। और अब कितना है 2.5, और ये भी किसकी वजह से है, कोविड की वजह से। तो ये हमने पहले भी कर रखा है सारा कुछ, अब दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ द GSVA मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये देखो ऊपर वाला किस पे पड़ा हमने, करंट प्राइस में। अगर देखो कांस्टेंट प्राइस में देखो ना, कांस्टेंट प्राइस में उस पर तो बिल्कुल ही कम है, 10.1% कब था 18-19 में, अब डिक्रीज होकर कितना आ गया
0.88% 1920 में, after showing the negative growth of 7.33% 2021, it became 11.3% in 21-22, है ना। तो ये भी क्या है, नेगेटिव में गया। तो नेगेटिव में जाने के पीछे जो वजह थी वो क्या रही है, सारी कोविड। एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IPP, पर इसका कोई डाटा दिया नहीं है, बस इतना याद रखना ये क्या करता है कि पूरे साल के अंदर, मतलब 2 टाइम पीरियड के अंदर कितना हमने क्या किया है, फिजिकल प्रोडक्शन की गई है, फिजिकल प्रोडक्शन in the field of industry during the specific period as compared to the previous period to estimate the contribution of the industrial sector in the gross state domestic product. तो IIP in the state is being compiled on base year, तो इसका याद रखना बेस ईयर कब का है, 11-12 का, और एस्टिमेटेड क्वार्टरली तो इसकी बेस ईयर ही रखना बस याद इसका, ठीक है जी। इंडस्ट्री वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट। तो इंडस्ट्री वाले चैप्टर में से मैंने तो बताया ना आपको, 1-2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक वजह से जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया है ना, कि कहाँ कौन से पोटेंशियल एरियाज है इंडस्ट्री के, और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने क्या किया है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और अब देखो जो बेस वाली बुक है उसके साथ इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो सारा हो जाएगा। तो आप जितना भी इसको प्री के लिए पढ़ेगा ना, उससे ज्यादा ये मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको पूरा नोट कर देना, जो कीवर्ड्स है वही मेंस का है सारा, ठीक है ना। चलो ये अब है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो अब इसमें देखो एक क्वेश्चन लिख ही लो पहले आप ना, ये क्वेश्चन लिखना, आगे भी 1-2 चैप्टर में और आ गए हैं, इसमें लिख लो what is the current status of unemployment / करके लिख लो employment in this state, what initiative has been taken by government to generate employment in state। एक तो जी हाई वेज रेट इन हिमाचल प्रदेश क्या है, इन माइग्रेंट्स आता है बाहर से, अदर स्टेट से, जहाँ पे लो वेजेस है वहां से आते हैं ज्यादातर लोग, है ना। अब उसके बाद एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इन्फॉर्मेशन जॉब को लेकर, 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, 3 तो है रीजनल लेवल पर बड़ी बड़ी एक्सचेंज, 9 है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और 2 है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो, और 65 क्या है ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और एक है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। ठीक है जी, पता ना आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है। तो 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया है। अब नेक्स्ट है जी मिनिमम वेजेस वाला एक बोर्ड है, मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड, और साथ में क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट कौन सा है 1948। हिमाचल प्रदेश में क्या एक बोर्ड है जो किसके लिए काम करता है, मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, किसकी बढ़नी चाहिए, किसकी नहीं बढ़नी चाहिए। और जो मिनिमम वेजेस वाला जो बोर्ड है उसको किसके अंदर बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब देखो जी इस टाइम हिमाचल में अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में काम करते हो, ठीक है जी, तो कितना मिलेगा दिन का, पहले था 275, अब मिलता है 300 रुपये, है ना। और महीने का कितना बनेगा, पहले बनता था 8,250, अब बनता है 9,000। तो 9,000 मतलब दिहाड़ी बोलते हैं ना, दिहाड़ी वाले जो दिहाड़ी होते लगे करना है, डेली वेजेस इसको बोलता है ना। बहुत सारी जॉब्स ऐसी है हिमाचल में जो किस होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है और डेली वेजेस होती है। जो डेली वेजेस वाले होते हैं तो उनको कितने मिलते हैं, 300 रुपये। तो याद रखना ये क्वेश्चन प्री में पूछते हैं, क्योंकि पहले 2-3 साल पहले पूछा था, जिस टाइम ये बड़ी थी ना इनकी वेजेस बड़े थे, तो कितना इस टाइम कितने से कितना गया है, तो 275 से कितना हुआ है 300। ठीक है जी, तो 30 दिन के कितने बनेंगे 9,000 रुपये। और ये कब से हुआ स्टार्ट, 1/4/2021 से, और किसके अंदर, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नेक्स्ट है जी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। तो ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल, इसका कुछ नहीं याद रखना कहाँ पे, ये है एट डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट। एक डायरेक्टरेट है किसका, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। होते ना जैसे एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग होता है,
लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अलग डायरेक्टरेट होता है, हेल्थ का अलग होता है। तो ये जो डायरेक्टरेट होता है ये करता क्या है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो ऊपर से पॉलिसी बनकर आती है ना, उन पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना किसका काम होगा, डायरेक्टरेट का। बस इसका इतना याद रखना आपने। फिर है जी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड, और याद रखना हमारे जो सिलेबस है वहां भी ये भी लिखा हुआ है, होता ना वहां पे एक अलग से आती है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी देखो ना, अगर तो प्रथम हमारे संविधान के हिसाब से, तो उस हिसाब से माइनॉरिटी कौन सी है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन। बट अगर प्रथम किसके हिसाब से, जो सोशल इश्यूज होते हैं उसके हिसाब से माइनॉरिटी, जो जो ये था ना स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, माइनॉरिटी में। समझ गया ना बात। माइनॉरिटी दो दो कंटेक्स्ट में पड़ता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वहां लिखा होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। एक क्या होगी, माइनॉरिटी किस पे, सोशल कैटेगरी के ऊपर, है ना, जैसे एलजीबीटी है वो भी क्या है, माइनॉरिटी। ट्रांसजेंडर क्या है, माइनॉरिटी। और कुछ कुछ केस में तो विमेन भी माइनॉरिटी आ जाती है, जहां उनका प्रॉपर से क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे चाइल्ड है वो भी किस में आता है, माइनॉरिटी में। तो जितनी भी सोशल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम्स है, जितनी भी सोशल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम है ना, वो हमेशा ज्यादातर किसके लिए होती है, माइनॉरिटी सेक्शन एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वल्नरेबल में जैसे मान लो विमेन आ गई, ओल्ड आ गया, है ना। तो जो ये स्पेशल एबल जो लोग होते हैं ये किस में आते हैं, वल्नरेबल में भी आएंगे, पर साथ में किस में आएंगे, माइनॉरिटी में। ठीक है ना, पर फिर से बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी नहीं है। तो अब देखो जी, तो इसके लिए कब हमारे पास ये बना, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 1976 में। Specially able person who are among the weaker section of society have been provided a number of the facility and concession which include free cost of medical examination। तो उनको जब जब देखो ना आपने, जब पेपर होता है या पेपर से पहले होता है, या तो उनका क्या होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसके इनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, है ना। और 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में, और 5% रिजर्वेशन दी जाएगी किसमें, अपॉइंटमेंट बिन क्लास 3rd एंड 4th पोस्ट में। तो देखो ना, तो ये माइनॉरिटी के लिए है यहाँ पे। एक तो क्या है, एज में रिलैक्सेशन है, मेडिकल इनकी जो चेकअप हो गए वो प्रॉपर फ्री हो गए, और 3% 5% क्या है, रिजर्वेशन है ना। एक स्कीम अगर आप लिखोगे यहाँ पे ना, सुगम्य भारत, सुना आपने, सुगम्य भारत, इंग्लिश में उसको लगे एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम। क्या मतलब है इसका, मतलब हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी चीज हमने बनानी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे चाहे नोट है, चाहे एटीएम मशीन है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो होती है, ट्रेन होती है, तो वहां पे हैंडीकैप आदमी चढ़ नहीं सकता, है ना। अब जैसे मान लो कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसको एटीएम मशीन कैसे रन करेगा, है ना। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको क्या बोलेगा हम, सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम, है ना। तो उसके वो एम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी स्कीम आती है, फिर तो समझ लो वो भी है। नेक्स्ट है जी, अब एक लोग ऐसे होते हैं हिमाचल में क्या पूरी दुनिया में होते हैं, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क काम करते हैं, जो करते हैं ना काम, मिस्त्री टाइप का काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए दो जरूरी है। एक है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक है कंडीशन ऑफ सर्विस। फर्क है ना दोनों में। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का क्या कॉन्सेप्ट है, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट का एक रेगुलेशन रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए ना। और कंडीशन ऑफ वर्क, अब ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि रात को भी काम कर रहे हैं, तो वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना डीपीएसपी में। तो ये डीपीएसपी ही इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, किसके लिए, जो वर्कर लोग हैं, तो उनके काम के कुछ रूल्स होने चाहिए। और जब वो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो उस टाइम उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या एक्ट है, 1996 का एक सेस एक्ट भी है, ठीक है जी। तो ये भी है इसमें, तो इससे कुछ ज्यादा खास नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसके लिए कि अपने ये देखना है, ये नंबर तो आपको जरूरी नहीं है कि अबाउट 2236 एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर इतनी है। और हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड कहाँ पे है, शिमला में। तो इनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड है, कहाँ पे, शिमला में, ठीक है ना। तो ये भी किसकी देख रेख करता है, जो वर्कर लोग हैं। नेक्स्ट है जी, और देखो 3 तरह की स्कीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। एक है
स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस, कुछ लोग एलिजिबल होते हैं जिनकी हमें क्या सुधारनी है, स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस। और देखो ना, जैसे मान लो एक एक कोई आर्टिशियन का बेटा है ना, उसके अंदर पढ़ाई भी कर ली उसने, पर उसमें पोटेंशियल क्या है कि उसको हम क्या सिखाते हैं, स्किल सिखा सकते हैं। एक आदमी है अनएम्प्लॉयड, उसके पास काम नहीं है, उसको क्या दिला दो, काम दिला दो। और तीसरा है कौशल विकास निगम के अंदर कि लोगों को क्या सिखा दो, कौशल समझते हो ना, कि उसको उसको स्किलफुल बना दो। देखो अब जो स्किल वाला है ना, अब स्किल वाले में क्या करते, बड़े लेवल पर एक फंड आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एक आ गया वर्ल्ड बैंक से, एक आ गया स्किल इंडिया मिशन से, है ना। उसमें तो जैसे IITI वगैरह हो गई, बड़े लेवल पे हो गया ना, टूरिज्म का काम सिखा दिया किसी को। अब देखो इसमें तो क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है। जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है ना, ये अपने आप में क्या हो गया, एक कॉरपोरेशन है ये, समझ रहे ना बात। अब देखो कॉरपोरेशन क्या होती है, कॉरपोरेशन अपने आप में क्या होगी, कंपनी टाइप होगी। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, कौन सा कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री वाला कंपनी है ना एक। जो कंपनी क्या करेगी, काम को पहले ही एसेस करेगी, काम हो सकता है, फिर उस काम को आगे देगी किसी को करने के लिए। वैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, ये अपने आप में एक कॉरपोरेशन है, जो क्या एक कंपनी की तरह है ना। हम यही पढ़ते हैं, देखो एक होती है कंपनी, जो कंपनी एक्ट के अंदर आ जाती है, एक होती है कॉरपोरेशन। तो कंपनी और कॉरपोरेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। वैसे देखो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से बड़ा काफी फर्क है, बट यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, एक कॉरपोरेशन क्या है, एक कंपनी ही है। और वो कंपनी क्या करेगी, जैसे सरकारी स्कूल है ना एक, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है, वैसे ही कॉरपोरेशन है। अब बोर्ड किसके लिए तैयार करता है, पूरी एजुकेशन तैयार करता है लोगों की +2 तक। और ये क्या करेगा, लोगों को स्किल्ड करेगा, और स्किल करने के बाद उनको कुछ प्लेसमेंट करवाएगा, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाएगा, कुछ जॉब दिलाएगा, है ना, वहां तक ले जाएगा इनको। अब इसके बाद क्या करेगा, आगे बतेरी सारी स्कीम लॉन्च करेगा, उन स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। समझ गया ना बात। तो अब देखो, अब एक शब्द है हमारा लिटरेसी, है ना। तो लिटरेसी तो बहुत ज्यादा है हिमाचल में, है ना, अच्छे लेवल पे ना लिटरेसी। और लिटरेसी से अगला शब्द आता है कौन सा वाला, स्किल डेवलपमेंट। तो सारे जो लिटरेसी वाले जो लोग होते हैं ना, उस लिटरेसी वाले लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किल के लिए उनको थोड़ा सा अलाउंसेस दे दो तो स्किल सीख जाएंगे, बट है तो पढ़े लिखे लिटरेट है, बट उनको क्या चाहिए, स्किल। और दूसरा क्या है, लिटरेट है, स्किल्ड है या नहीं है, बट क्या है, अनएम्प्लॉयड। अब तीसरे कौन लोग हैं, अब सरकार क्या करती है, बड़े लेवल पर इतना इतना एक कॉर्पोरेशन ही बना दी, जो जितनी भी सरकार की स्कीम होगी ना, उनको धरती पर उतारने का काम होगा इस कॉर्पोरेशन का। ठीक है ना बात। तो अब देखो, तो अब सवाल ये बनता है कि हिमाचल गवर्नमेंट इस टाइम क्या कर रही है, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और स्किल को लाने के लिए जो 3 बात हो गई यहाँ पे। तो पहले क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस, तो 80 करोड़ इस बार सरकार ने दिए है। अब इसमें क्या करेगा, जो आदमी स्किल अलाउंसेस के डेवलपमेंट अलाउंसेस स्कीम के अंदर आना चाहता है, वो और एलिजिबल है और अनएम्प्लॉयड यूथ है स्टेट का, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपये पर मंथ। आपको पता है ना, बहुत सारे, किसी ने आप में से करवाया है, ये स्कीम मिलती है अगर कोई करवाना चाहेगा। अगर आपको लगता है कि 1000 रुपये का फायदा उठाओ, है ना। क्योंकि मेरे को याद है पिछली बार ना, कुछ कुछ बच्चे क्लास वाले थे, वो बोलते हैं हम ना घर जा रहे हैं। मैं कहा, क्यों जा रहे हैं, तो तुमने ये करवाना है, ठीक है ना। पर मिलता कितने के लिए, 2 साल के लिए, है ना। थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, चाय पानी का, बीड़ी का, है, स्टेशनरी का। तो आप लेना मत इसको, पर मैं समझ लो तो कितनी मिलेगी, 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। बट जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको कितना मिलेगा,
उसके बाद एक और स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 29 करोड़ डाले हैं सरकार ने। इसमें भी सेम है, जिसको लगता है एलिजिबल है उनको कितना मिलेगा, 1000। 1500 किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। और मैक्सिमम एज टाइम कितना, 2 इयर्स। हो गया ना 2 स्कीम। अब है जी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। कौशल विकास निगम, तो निगम का मतलब क्या हो गया कि अपने आप में एक बड़ा सा कंपनी से थोड़ी बड़ी होती है जो सरकार के अंदर काम करेगी। और ये कब लाई गई थी, सितंबर 2015 में, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एज ए स्टेट स्किल मिशन। अब स्टेट स्किल मिशन है, देखो सरकार ना पैसे तो बहुत खर्च करते हैं चीजों पे, बहुत बड़ा बजट होता है। देखो देख रहे हैं ना कितना, 29 करोड़, 1 करोड़, इतना करोड़ बजट है। बट इसका क्या होता है ना, अब अगर इसका प्रॉपर वो नहीं होता ना, देखो लोग ऐसा नहीं कि एनरोलमेंट भी होती है, बट प्रॉपर वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, और ट्रेनिंग के बाद जो आगे होना चाहिए तो वो नहीं प्रॉपर हो पाता, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखो इसके सामने 3 मुद्दे हैं जो उसने इंप्लीमेंट करने, ये तीनों आपने याद रखना है। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन इसको असिस्ट कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। दूसरा है जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको भी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, यही कॉरपोरेशन। और तीसरा है जी संकल्प। संकल्प क्या है, स्किल एक्विजिशन। पहले आप स्किल एक्वायर करो, नॉलेज अवेयरनेस करो, और फिर क्या करो, लाइवलीहुड प्रमोशन। स्किल सीखोगे, ज्ञान सीखोगे, और अपने जीने के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ धंधा करोगे। समझ गया ना बात। तो इस स्कीम का नाम क्या है, संकल्प। अब देखो 2 HPKVN है ना, तो हिमाचल में 3 स्कीमों को ये इंप्लीमेंट कर रहा है इस टाइम। एक कर रहा है HPSDP, तो HPSDP को कौन असिस्ट कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तीसरा है संकल्प, तो संकल्प का मतलब क्या है, स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस, एंड फाइनली लाइवलीहुड प्रमोशन। अब देखो जी, अब क्वेश्चन कई बार बनता है किसके ऊपर, HPSDP पे। तो अब इसमें क्या होगा, सेटिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे भी सेटअप हुआ है, वाकना घाट। ये प्री के लिए इस पे भी हम थोड़ा बोल्ड करना भूल गया है। तो यह है वाकना घाट। तो वाकना घाट कहाँ पे है, सोलन में। कई बार क्वेश्चन सीधा आएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, HPSDP के अंदर कहाँ पे है, वाकना घाट में। और इसको असिस्ट किसने किया है, एडी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इंस्टीट्यूट शैल प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। किस पे काम कर रहा है ये, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, IT सेक्टर। उसके बाद है जी दूसरा काम, अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन 50 ITI। जो 50 ITI खुल रखे हैं हिमाचल में, उनमें क्या देगा, नए तरीके से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। और एक क्वेश्चन याद रखना, वुमेन पॉलिटेक्निक कहाँ पे है, रिहान। ये क्वेश्चन अच्छे से पूछा गया, रिहान कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और साथ में क्या देगा, अगेन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और साथ में क्या देगा, ग्रेजुएट जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो ग्रेजुएट लोग हैं ना, उनको जॉब की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी देगा, है ना। ये भी देख लेना, 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ वोकेशन। एक देखो नए प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे डिग्री होती है ना, एक डिग्री किसमें दे रहे हैं अब, बैचलर ऑफ वोकेशन। तो उसमें भी एक डिग्री हो गई अपने आप में, है ना, ये भी मिल रहा है इनमें। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू द ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो फिर और भी कुछ ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी वाले लोगों को दिया जा रहा है ना, उसको क्या रखा है नाम, नव दर्शन, क्या है, नव धारणा। अब ये क्वेश्चन बनता है प्री के लिए कि नव धारणा क्या है। तो नव धारणा है HPSDP के अंदर जो PWD लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी लोग हैं,
उनकी लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग पीडब्ल्यूडी को दी जाती है, उसको क्या बोलेगा हम, नव धारणा। और दूसरी स्कीम कौन सी होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको अलग से पढ़ना आपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसका जो कौन सा वर्जन चला अभी 2 और 3, जब ये लॉन्च हुई थी ना, उसके बाद अब दूसरा एंड थर्ड वर्जन इसका चल पड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, ये संकल्प, इसके तो नाम से पता लग रहा है ना। अब याद रखना ये जो संकल्प है ये कौन असिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, ये पर एक क्वेश्चन बनता है। तो एक को कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसको कर रहा है वर्ल्ड बैंक। अब देखो ये भी आपको मेंस में काम आएगा कि हमारी स्टेट क्या चाहती है, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज में लाया जाए, और ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पर क्या बनेगी, कॉटेज इंडस्ट्री। और देखो क्या क्या यहाँ पे, चंबा रुमाल, वुड क्राफ्ट, कुल्लू कैप, ये पॉटरी क्राफ्ट, कांगड़ा पेंटिंग, बेम्बू क्राफ्ट, पाई निडल ट्रेनिंग, हैंड निटिंग एंड प्रेफरेंशियल एनरोलमेंट ऑफ वुमेन, किसको प्रेफरेंस दी गई है, SC ST एंड PWD एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये स्किल इस पे है। अब देखो अब इन लोगों को स्किल सिखाई जा सकती है ना, चंबा रुमाल कैसा बनाना है और लकड़ी पे कैसे क्राफ्ट करना है, तो ये सारे कौन से एरिया है, स्किल डेवलपमेंट के। और देखो इसी के ऊपर भी जैसे मेन से क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, फोकस एरिया where traditional knowledge can be used, traditional knowledge can be used in order to enhance employment and generate revenue। ये वाला सारे पार्ट है इसके। अब अवेयरनेस क्रिएशन एंड पब्लिसिटी, तो सरकार क्या करती है, संकल्प के इस HPKNV के अंदर ही क्या करेगी, रेगुलर टीवी रेडियो प्रोग्राम्स होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट के यूज होता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब। हिमाचल सरकार देखो इन चीजों में ज्यादा आगे बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन हिमाचल प्रदेश, नेबरिंग स्टेट इन इंडिया। अब जो एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है वो क्या है हिमाचल का एज कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट। अगर हम नेबरिंग स्टेट के साथ कंपेरिजन करेंगे ना, तो हिमाचल की जो स्थिति है वो ठीक है, पहली बात, और नेशनल लेवल पे भी और सभी लेवल पे भी। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है बढ़ने की, वो हिमाचल की खराब है, ठीक है ना। अब देखो ना एक बार आपको ये वाला वो देखो दिखे ना, की लेबर फोर्स इंडिकेटर्स, एक होगा वर्कर, अनएम्प्लॉयड, नॉट इन लेबर फोर्स। अब इसके बाद आप फिर से अब आ जाओ इनके डेफिनेशन पे। देखो सबसे पहले आएगा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पता कौन लोग है, पहले ही देखना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है एक ना, उसकी रिपोर्ट है ये, और साथ में किसकी रिपोर्ट है, NSO की, नेशनल सैंपल सर्वे, NSS होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो लेबर फोर्स पता क्या, लेबर फोर्स से पता कौन लोग आएंगे, सब के सब जो भी काम करने की पोटेंशियल रखते हैं। अब काम करने वाले वो लोग हैं जो हिमाचल की GDP में या ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, सभी लोग, उसको क्या बोलेगा हम, लेबर फोर्स। तो याद रखना लेबर फोर्स वो नहीं है डेफिनेशन वाइज जिनको काम मिला हुआ है। लेबर फोर्स कौन है, सब, चाहे जिसको काम है चाहे नहीं है, बट वो काम करने के लिए तैयार है, तो कौन है, बोथ। देखो ये होती है लेबर फोर्स इज अ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, दोनों आएंगे इसमें लेबर फोर्स में। अब एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स अमंग द पर्सन ऑफ पॉपुलेशन। समझे बात, देखो जो लेबर फोर्स मैंने बोली ना भी आपको, चाहे वो काम कर रहा है चाहे नहीं काम कर रहा है, वो तो है लेबर फोर्स। पूरी टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है वो, पूरी टोटल पॉपुलेशन का जो लेबर फोर्स है ना, वो क्या बन जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ऑब्वियसली अगर बूढ़े लोग हो गए है ना, 18 साल से नीचे हो गए, तो पॉपुलेशन तो सारी काउंट होगी ना,
लेबर फोर्स की भी, बच्चों की भी, बूढ़ों की भी। तो जो उसमें से लेबर फोर्स निकलेगी वो कितना परसेंट है, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इंक्रीज्ड इन हिमाचल प्रदेश, किससे, उत्तराखंड वगैरह सभी स्टेट से। तो कितना है अभी, 57%। याद रखना। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर देखो नॉर्मली देखेंगे तो क्या है, वो लेबर फोर्स है। अगर उसको परसेंटेज के तौर पर किसके साथ निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो क्या बनेगा, LFPR। तो कितना है हमारा, 57.7%, जो कि सबसे इस टाइम स्टेट सेंस से ज्यादा है। तो इतनी, मतलब इतना समझ लो कि 57% लोग क्या है अभी जॉब के लिए तैयार है, या जिनको जॉब मिल चुकी है, जो जॉब करना चाहता है। अब जो नीचे वाला है ना, इसमें थोड़ी ना एक प्रॉब्लम है। इसमें जो डाटा दे रखा है ना, वैसे पढ़ना नहीं है आपने, इसको याद नहीं करना, ये वैसे तो ये हटा हटा देना था हमने, पर ये फिर रख दिया। इसमें देखो दो दो शब्द है इसमें ना, एक है यूजुअल स्टेटस, मिल गया यूजुअल स्टेटस, एक है PS+SS। इसमें पता क्या आएगा, प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, और देखो प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस। इसका मतलब देखो ना, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो कि जब भी सर्वे होता है ना, सर्वे होता है, तो सर्वे वाला जो आदमी होता है, जैसे आज मैंने सर्वे करना है आप लोगों का, आप में से कितने लोग इंप्लॉयड हो, तो मैं क्या करूंगा, आपका पिछला 365 का डाटा देखूंगा, 365 का। अब 365 दिन में मैं आपको एक कैटेगरी दे दूंगा कि आप इंप्लॉयड हो। अब हो सकता है कि आप इंप्लॉयड हो, एक काम तो करते हो परमानेंट, एक काम करते हो आप टेम्परेरी, कुछ घंटों के हिसाब से, और या तो ऐसा हो सकता है आपने कुछ टाइम काम किया, कुछ टाइम काम किया ही नहीं। समझ गया ना बात। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से काउंट करेंगे तो क्या बन गया, यूजुअल स्टेटस समझ लो, या क्या हो गया, प्रिंसिपल स्टेटस हो गया। बट हम वो तो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल समझते हो ना, कि 365 दिन में बिल्कुल डिफाइंड तरीके से ये काम किया, वो काम किया, वो तो क्या हो गया, प्रिंसिपल स्टेटस। बट साथ में इंसान क्या करता है, अब जरूरी तो नहीं कि सब लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, है ना, कुछ कुछ टाइम नहीं करते, कुछ टाइम करते हैं, है ना। साथ में क्या करते हैं, सब्सिडरी स्टेटस। तो साथ में क्या आ गया, सब्सिडरी स्टेटस। तो इसको इतना आपने याद रखना, बिल्कुल एकदम फॉर्मल तरीके से नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, PS+SS, प्रिंसिपल भी और सब्सिडरी भी, उन सब का ही ये क्या है, एक होता ना, एक सारा जोड़ है ये हिसाब से, उस हिसाब से निकलता है। तो अभी ये जब जब भी आप अगर पढ़ोगे ना, तो जहां भी टर्म आएगी अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टेटस, यूजुअल स्टेटस में क्या आएगा, दोनों ही, PSB+SSB। समझ गया जी बात, PSB+SSB, PS में आ गया प्रिंसिपल, और SS में आ गया क्या, सब्सिडरी स्टेटस। तो इससे ज्यादा आपको जरूरी नहीं जानने की। अब देखो जो जो ये पैराग्राफ है जो दिया है ना आपको, अब देखो जैसे मेल की जो एज ग्रुप है यहाँ पे 15 to 19, मेल की है 53, फीमेल की है 45, और अगर कंबाइंड करके कितने निकलेगी 49। ये पता कैसे, ये है अर्बन का, और ये है रूरल का, और ये एक कंबाइंड, ऐसे बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे एक क्या था, यहाँ कुछ लिखा हुआ था, वो इसमें आया नहीं है, अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। और इधर से क्या दे रखे आपको, एज ग्रुप। बट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है एंड में, ओवरऑल कितना है 57.7। तो ये डाटा है, तो इसको, इस डाटा को आपने इतना ज्यादा इस पे काम नहीं करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर ये है कि जो लास्ट डाटा है ना, ये वाला आपको ज्यादा याद रखना है। अब इसमें से बन सकते हैं वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है ना। तो वर्क पॉपुलेशन रेशो, अब देखो अभी तक हमने पढ़ी है दो चीजें, एक पढ़ी है वर्क फोर्स, और दूसरी पढ़ी है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो वर्क फोर्स, लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन क्या हुई, एक हिसाब से एक ही चीज हुई ना। अब उससे भी जो हमें निकलेगा एंड में, वो क्या निकलेगा, वर्क पॉपुलेशन रेशो, मतलब इतने लोग जो असल में काम कर रहे हैं, वो कितना परसेंट है किसका, पॉपुलेशन का। वर्क फोर्स का तो सारे लोग आएंगे ना, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, तो वर्क फोर्स में कौन आएगा, जो वर्क पॉपुलेशन में देखो
WPR is indicator of used, analyze and employment situation and knowing the proportion of population. Knowing the proportion of population actively contributing to production of the goods and services in the economy. जो लोग असल में काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? WPR is defined as the percentage of the employed person in the population. तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या हो गई? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन दी पॉपुलेशन, जो असल में एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी नंबर है ये। अब देखो, इट इज क्लियर एट ऑल एज। अगर पूरे एज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 19-20 में कितने लोग थे? 55.6% और बेटर देन उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा। इट इज एविडेंट फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट फ्रॉम वुमेन 50% in Himachal Pradesh are relatively participating in the economic activities than their counterpart at all level. तो वुमेन की बात करें तो कितनी है यहाँ पे वर्कफोर्स? 50.3%। और उसके बाद है WPR इन यूजुअल स्टेटस, अगेन वही। अब ये इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा ही है PS प्लस SS अबाउट 50% इन ऑल हिमाचल लेवल 18-19 में एज इंक्रीज 55.6% 90-20। अब आगे ना थोड़ा डाटा और दिया हुआ है। अब देखो 51% इन रूरल एरियाज कितना है, और 31% इन अर्बन एरिया, जो कि अब कितना हो गया? 57 एंड 43। एक बात होता ना, 51% इन रूरल एरिया। अब अगर हम बात करेंगे इसकी वुमेन की भी और की भी, तो आपको लगता है कि रूरल एरिया में ज्यादा काम है, खास कर किसके लिए? फीमेल के लिए, है ना? तो मेल के लिए थोड़ा फिर भी वो आ जाते हैं बाहर को। तो ये वाला डाटा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना इतना, ये इसको कोई पूछेगा नहीं, तो डिटेल में कौन पूछेगा कि कितना मेल का है कितना फीमेल का है, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि याद रहेगा ही नहीं आपको। और देखो ये वाला देख लो, वो फ्रेमवर्क पार्टिसिपेशन रेट रूरल एंड अर्बन ऑल एज। तो आप सीधा देखो हिमाचल का कितना है? 50.3, बाकी छोड़ दो। और हाँ, कई बार ये पूछ लेते हैं, ये सारा पूछ ही लेते हैं कि किस स्टेट का कितना है। अब है जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे हमने अभी वर्क पॉपुलेशन रेट निकाला ना, जो लोग काम नहीं करेंगे वो किस में आएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। तो जो देखो लेबर फोर्स में दो लोग हो गए, एक होगी वर्क फोर्स और एक होगी कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द, ये सेम, दिस कीप द पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स एक्टिवली सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। ये लोग ऐसा होता है एक्टिवली सीकिंग और हमेशा काम के लिए क्या रहता है? तैयार है जी, कहीं काम मिल जाए। ठीक है, तो इसका ये क्या है? पर्सन ऑल एज अमंग द नेबरिंग स्टेट इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश हैज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 3.7%। अगेंस्ट इंडिया कितना है? 4.8%। ये बड़ा अच्छा डाटा है, इसको याद रखना। तो अगर परसेंटेज रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का 3.7%, और अगर हमारे देश का कितना है? 4.8%, और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा है 7.1%, पंजाब में तो और भी ऊपर है 7.4%, हरियाणा में 6.5%। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश हैज डिक्लाइंड 5.2% से कितना? पहले कितना था? 5.2%, अब कितना हो गया? 3.7%। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूजुअल स्टेटस वाज 4.4% अमंग द मेल्स, मेल में 4.4% और फीमेल, एंड 2.3% अमंग फीमेल इन दी रूरल एरिया। जैसे ना था ना, तो रूरल एरिया में फीमेल का ठीक है काम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर 4.1% अमंग द मेल, 9.3 को छोड़ दो, इन अर्बन एरिया में इतना है। ठीक है, चलो जी, तो ये इंडिकेटर फिर से वही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, डिवाइड किससे करना है? टोटल पॉपुलेशन, और गुणा किससे करना है? 1000 से, 100 से। और वर्क पॉपुलेशन रेशियो भी ऐसे निकलेगा, और अनएम्प्लॉयड भी इस तरह से निकलेगा, और साथ में नॉट इन लेबर फोर्स, ये जी। और देखो जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट अकॉर्डिंग टू द अनयूजुअल स्टेटस। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है जी? हिमाचल में कितना है? 3.7, और सबसे ज्यादा कहाँ पे इस टाइम? पंजाब 7.4। तो ये ग्राफ ना ऐसी चीजें पता है क्यों बुरा है? क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला होता है ना, उसको क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान पड़ता है यहाँ से, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। वो क्या कर देगा? लिख लेगा और बताएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, है ना। तो हिमाचल के बाद कौन?
इंडिया, इंडिया के बाद कौन, हरियाणा, हरियाणा के बाद कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कौन। तो ये ऐसा ग्राफ बन गया जी इस साल वाला। चलो जी अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है जी पावर। देखो मेंस में ना एक एक जगह लिखा है आपके, फॉर्मूला छोड़ो इतना जरूरत भी नहीं वैसे, पर फिर भी क्या बोल रहे हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये वाला बोल रहे हो आप, अनएम्प्लॉय नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन स्लैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। ये पता क्या बोल रहा है ना, एक चीज कर लो आप, या तो अनएम्प्लॉयड लिख लो या तो एम्प्लॉयड लिख लो, एक ही एक कर सकते हो ना, बट उसमें प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ, एक ही बात है ये, अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड पर्सन को इकट्ठा करके और उसके बाद डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। जो ऊपर वाला डाटा है ना देखो, यहां तक ये प्लस में है, ये डिवाइड में है और ये गुणा में, ऐसा है। बट इसकी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यही अप्लाई थोड़ा नहीं है। पावर सेक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। और इसमें इसमें पता क्या है, एक तो सिलेबस में मेंस में पता कहाँ काम आएगा आपका, एक जगह लिखा हुआ है आपका रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम टूरिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, टूरिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ना। तो अगला पार्ट शायद टूरिज्म में वाला आएगा। और देखो हिमाचल के पास क्या है, बिजली बनाने का जो पोटेंशियल है, हाइड्रो भी है, सोलर भी है एंड फ्यूल वुड भी है। और हिमाचल प्रदेश हैज एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल कितनी है, ये याद रखना 27,436, जिसमें से कितनी निकाली जा सकती है, 24,567, ठीक है ना। 27,000 हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, और जो हार्नेसेबल है वो कितनी है, 24,567 मेगावाट। और अभी तक कितना निकाल रहे हैं, इसमें दिया नहीं इन्होंने, कितना निकाल रहे हैं, 10,000, 10,000 के कुछ है, अब लिख लेना इस साइड में, बट नेट में देख लेना 10,000 के करीब करीब है, इतनी हम निकाल रहे हैं। तो अब देखो, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रेवेन्यू जनरेशन क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला आंसर तो यही है, गैप बिटवीन हार्नेसेबल एंड हार्नेस्ड, बड़ा गैप है ना। अगर वो 24,000 की कैपेसिटी हार्नेस करने की, तो हार्नेस कितना कर रहा है, 10,000। तो एक बड़ा जो ह्यूज गैप है, उसकी जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक क्या होगा, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो उतना ज्यादा जनरेट नहीं होगा। और इसके साथ फिर और भी क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या आती है, क्वेश्चन सीधा बनता है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पे प्रॉपर पोटेंशियल है पावर जनरेशन का, उसके बावजूद भी रेवेन्यू में हमारा काम ही नहीं आ रहा है, बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो पहला तो मैंने बताया गैप है इसके अंदर, दूसरा क्या है, इंफ्रा, तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, चौथा क्या है, इंडिया ने क्या कर रखा है, अपना जो शेयर है वो किसको बेच रखा है, बाहर, सेंटर को और नेबरिंग स्टेट को, है ना, सेंटर को नेबरिंग स्टेट को। और कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे भी है जो हिमाचल अपने शेयर जहां बढ़ाना चाहता है, और कुछ प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहता है, जैसे शानन प्रोजेक्ट है कहाँ पे, मंडी में, इस साल उसकी लीज पूरी होने वाली है ना। जैसे ये ब्यास वाले कुछ प्रोजेक्ट्स है, उसके साथ झगड़ा किसके साथ पड़ा, 24 में मिलेगा, है ना, समझिए बात। तो एक तो गैप हो गया, इंफ्रा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, हमारे कन्फ्लिक्ट शेयरिंग को लेकर किसके साथ है, नेबरिंग स्टेट के साथ है, स्टेट के साथ है। और एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है क्या, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड बॉटलनेक, है ना। इन्वायरमेंट क्लियरेंस की हमेशा किससे जरूरत पड़ती रहती है, इन्वायरमेंट की। और इस पे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट असेसमेंट लेनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है जी। अब देखो जी, अब देखो ना, अभी क्या है, स्टेट के पास अब है जी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी, मिल गया, डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। अब जो डायरेक्टरेट देखो ना, सबसे ऊपर क्या होगी, मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के नीचे क्या होगा, डायरेक्टरेट। अब जो डायरेक्टरेट है ना, अब ये तीन
4 लोगों से काम करवाएगा और खुद भी करेगा। अब जो ये 3 है ना काम करने वाले, एक तो क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और तीसरा एक और है, हाँ, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समझ गया जी बात। देखो सबसे ऊपर तो हमारे पास कौन सी हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट के बीच क्या होगा, सेक्रेटरेट होगा, ठीक है ना। तो सेक्रेटरेट से पॉलिसी बनेगी, मिनिस्ट्री से अप्रूवल आएगा, और फिर किस पे जाएगा, डायरेक्टरेट में। अब पहले 2009 से पहले डायरेक्टरेट था ही नहीं, पहले सारे काम कौन कर रहा था, HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है जी बात। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल पे ही बात हुई, NGT एनवायरमेंटल इशू, ठीक है जी। देखो ना, ये जो आप बातें करते हैं ना, आज की क्लास काफी है, ये तो कोई सवाल नहीं है ना, कम से कम उतने टाइम तो करेगी, तो जितनी टाइम की क्लास होती है 1.5 घंटे तो करेंगे। तो अब ऐसा रोज रोज अगर आप मेरे को बोलोगे बहुत हो गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं थोड़ा आजकल ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा आप नहीं कराओगे तो और खराब हो जाएगा। तो कम से कम जो 1.5 घंटे क्लास है वहां तक तो थोड़े पेशेंस रखो, है ना। तो इसलिए मेरे को थोड़ा हार्ड होके बोलना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो तो मैं कौन सा अपने लिए, अपने मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं लगानी क्लास तो छोड़ दो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, है ना। तो आपके साथ साथ और भी तो लोग क्लास ले रहे हैं। हाँ, अगर आप 6:30 के बाद आप बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आगे मैं खींच भी लूँ तो फिर मेरे को मजा आता है, बट 6:30 से पहले तो प्रॉपर टाइम है ही है। आपने कभी देखा है उनको बैठ के पढ़ाते हुए, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ाऊँ आपको, कुछ कुछ तो प्रोग्रेस निकले आगे, है ना। तो अगर ऊपर से आप बोलो कि आज के लिए बहुत है इतना, तो ये तो फिर जस्टिफाइड नहीं है ना बात। तो क्या बात कर रहे थे हम, तो देखो सबसे ऊपर कौन आएगा हमारे पास, मिनिस्ट्री, और उसके बाद सेक्रेटरीट लेवल पे काम होता है, और उसके बाद डायरेक्टरेट लेवल पे काम आता है। और अब नेक्स्ट क्या है कि अब देखो पहले जो सारे काम कौन करता था, HPSEB। अब ये जो सारा ही एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है वो किसको दे दिया है, डायरेक्टरेट को। अब इनको किसमें लगा दिया है, काम में। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ स्टेट लेवल पे हो रही है, ये बात किस पे हो रही है, नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे एक लॉ बनता है 2006 में, जिसमें क्लियरली बोल दिया गया 3 तरह की अलग अलग से एजेंसी होनी चाहिए। एक काम करेगी किसमें, जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है ना, और दूसरी करेगी ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे जो ट्रांसमिशन पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना, स्विच यार्ड्स बोलते हैं उनको ना, कुछ ऐसा। हाँ, डिस्कॉम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अलग चीज है। देखो पहली करेगी हम जनरेशन में, जनरेशन बिजली जनरेट करेगी, और दूसरी करेगी ट्रांसमिशन में, जो बिछाती है ना, ग्रिड्स बिछाती है ना ट्रांसमिशन के लिए। अब देखो ने जैसे एक पॉइंट बड़ा सा यहाँ बनाया होता है, बड़ी बड़ी लाइनें बिछी होती है। और तीसरी करेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, एंड कंज्यूमर तक। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन में होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्कॉम, बेसिकली वो है कंपनियां। समझ गया, 3 तरह की कंपनी हो गई ना। एक करेगी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो सिर्फ बिजली बनाएगी, और दूसरी करेगी किसमें, ट्रांसमिशन में, और तीसरी करेगी किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन में। अब पहले क्या होता था, कुछ समय पहले ये कंपनी जो काम जो कोई वही बना रही है, वही बेच रही है, वही ट्रांसमिशन कर रही है, वही डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अब उससे क्या था, क्लियरेंस नहीं आ रही थी, प्रॉपर क्लियरिटी नहीं आ रही थी, है ना। और उससे क्लियरिटी भी थी नहीं, आ नहीं रही थी, और रेवेन्यू प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है ये सभी स्टेट को, तो उसके बावजूद हिमाचल ने अब क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में एक रख दिया, और तीनों किसमें लगा दिए, अलग अलग काम है। अब देखो जी, अब
फिर भी स्टेट को एक वो दे रखी है, क्या बोलते हैं, टाइम दे रखा है। इनको वो रखा है कि चलो अगर आप आज नहीं कर सकते ये पूरा, बट धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो हिमाचल की HPSC है ना, तो असल में किस में काम करेगी अभी ये, डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ गया बात, ये काम करेगी किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कैसे काम करेगी, डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है जी बात। और जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वैसे ये ज्यादातर काम करेगी किसमें, टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें जनरेशन में। और इसी की एक सब्सिडरी क्या बना दी, HPP ट्रांसमिशन, ये किसमें काम करेगी, ट्रांसमिशन में। लग गया पता। अब देखो पहले क्या होता था, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वो पहले ही डायरेक्टरेट वाला काम भी कर रहा है, ठीक है, और जनरेशन वाले काम, जनरेट भी कर रहा है बिजली, ट्रांसमिशन भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब ये क्या करता ज्यादातर, डिस्ट्रीब्यूशन कायदे से, बट अभी तक कंप्लीटली अलग अलग नहीं हुआ। अभी भी क्या कर रहा है, जो HPSCB है, तीनों काम कर रहा है वैसे भी, बट इसने ट्रांसमिशन के लिए क्या कर दिया है, अपनी एक सब्सिडरी बना दी है, HPPTCL। क्लियर है ना बात। तो इस टाइम 4 एजेंसी जो काम कर रही है, एक हो गया डायरेक्टरेट, एक हो गई डिस्कॉम, डिस्कॉम कौन सी है, HPSCB, एक हो गई जनरेशन में HPPCL, और एक हो गई ट्रांसमिशन में। समझ गया ना बात, ये ढांचा है इस टाइम इसका। और देखो अब इसके बाद एक चीज और आती है, अब हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। और भी तो एनर्जी का सोर्स हो सकता है ना, जैसे सोलर एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी के छोटे छोटे प्लांट लग सकते हैं 5 मेगावाट से नीचे वाले। उसके लिए क्या है, हिम ऊर्जा, एक और है हिम ऊर्जा, है ना, हिम ऊर्जा। हिम ऊर्जा पता क्या करती है, हिम ऊर्जा वो काम करती है जो रिन्यूएबल की एनर्जी होती है ना, रिन्यूएबल की, जो सोलर हो गया, विंड हो गया, है ना, उनके लिए काम करती है ये। और अब याद रखना, जो हमारी ये होती है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है पानी से, हाइड्रो, वो रिन्यूएबल में आती है क्या, देखो याद रखना ना, रिन्यूएबल में आती है। पहले थी ये 5 मेगावाट से नीचे वाली, शायद अब बढ़ा दिया है इसका, एक लिमिट है इसकी, जहां तक हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। बट जिस टाइम ये एक डैम या एक प्रोजेक्ट एक लिमिट क्रॉस कर जाता है ना, तो रिन्यूएबल में नहीं आता। तो जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, वो नहीं आते फिर, तो एक लेवल तक ही मानते हैं इसको हम, एक रिन्यूएबल में आते हैं। तो 5 से नीचे वाले जो प्रोजेक्ट्स है, वो कौन देखता है, हिम ऊर्जा। क्लियर है जवाब। तो देखो आंसर लिखने के लिए 4 बातें हम रखनी, हिम ऊर्जा, डिस्कॉम के तौर पर काम करिए कौन, HPSCB और HPCL, और ट्रांसमिशन में कौन काम कर रही है। और अब देखना ना, अब खुद नोटिस कर दो, जैसे मान लो एक जगह बिजली बनती है, एक जगह तो बिजली बनती है, बनने के बाद आपने देखो ना बड़ी बड़ी लाइन बिछती है। अगर आप देखोगे जैसे रामपुर से यहाँ तक पहुंची पंजाब तक, क्या लाइंस होती है ना, ऐसे वो ऐसे नहीं पोल्स भी नहीं होती गई हुई हो, उनका प्रॉपर एक टावर से बनाया होता है, वो क्या हो गया एक हिसाब से ट्रांसमिशन हो गया ना। उसके बाद एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिल काटता है, जो बिल काटता है ना, जैसे कितना आपने खर्च किया है, वो क्या हो गई, डिस्कॉम। तो तीनों बड़े इफेक्टिवली काम करनी चाहिए, जनरेशन लेवल पे भी, और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी, और ट्रांसमिशन लेवल पे भी। क्लियर है ये बात। और साथ में क्या हो गया, और अब देखो जी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। और देखो कब बना ये, 2009 में। इट वाज पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो पहले ही काम यही करता था। तो डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी इज द नोडल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज समझते हो ना, मल्टीपर्पज कौन से होते हैं, जैसे जहाँ से बिजली भी बनेगी, पीने का पानी भी जाएगा वहां से, और इरिगेशन का भी जाएगा, जैसे बाखड़ा नंगल वाला है ना, 2-3 काम करता है। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड power generation for Himachal Pradesh. It works for effective and promote coordination between the power utility or power sector of the state.
तो देखो अब कितने से कितना काम देखेगा ये, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अबव 5% मेगावाट 5 मेगावाट कैपेसिटी, इससे नीचे वाले किसमें आएंगे, हिमोर्जा। और मॉनिटरिंग करता है अगेन 5 से ऊपर वाले के। और ग्रांट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस, ये याद रखना, ग्रांट ऑफ टेक्नो एंड इकोनॉमिक क्लियरेंस, क्या टेक्नोलॉजी लगनी है क्या इकोनॉमी लगनी है, उसे क्लियरेंस भी कौन देगा, यही देगा। एंड साथ में क्या है, हाइड्रो पावर सेफ्टी, इन्वायरमेंट एंड सोशल इशू की भी ध्यान देखना पड़ता है, इसको डायरेक्टरेट है ना। मैनेजमेंट ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, आपने देखो ना जहाँ पे प्रोजेक्ट लगता है ना वहाँ पे लोकल एरिया के लिए फंड आता है, वहाँ पे बिजली बनाओ, वहाँ पे सड़क बनाओ, है ना। कई बार तो आपने देखोगा जहाँ अच्छी कंपनी लगती है ना, अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, वहाँ पे स्कूल भी खुलता है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी खुलता है। तो इनका साथ साथ ये मिशन होता है कि अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इस एरिया की और क्या डेवलपमेंट हो सकती है ना। तो स्कूल होते हैं वहाँ पे, अगर आप देखोगे ना इधर इधर साइड में, रामपुर वाली साइड में है ना, जाखड़ी वाला एरिया है, तो उधर बड़े अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ खोल रखे हैं। तो वो कौन सा है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ पावर फ्लो, तो ये सारे काम ये करती है। सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द लार्ज डैम इन कैपेसिटी ऑफ डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो ये सारे काम कौन करता है। और नेक्स्ट है इसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से काम करवा, अब ये काम किससे करवा रहा है, सभी से, जो 3 ऊपर थे ना उन सबके साथ इस कोलैबोरेशन है। तो अभी तक क्या अचीवमेंट, द मेजर अचीवमेंट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी आर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिए जो 436.4 मेगावाट के। अब देखो ना ये जो दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये आते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि कहाँ पे है और कितने मेगावाट का है और किस रिवर पर है। तो छंजू किस पे है, 13 का, चंबा रावी, सोरंग 100, किन्नौर सतलुज, करेरी, करेरी तो पता ना आपको लेक भी है कहाँ पे, शिमला में 4.80 शिमला सतलुज। और सावड़ा कुड्डू, ये आया था क्वेश्चन देखो, ये जो सावड़ा कुड्डू वाला है ना, ये अच्छे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन, कितने मेगावाट का है सावड़ा कुड्डू जो प्रोजेक्ट है, कितने मेगावाट का है और किस रिवर पे है। अब देखो सावड़ा कुड्डू है ना, है तो शिमला में, बट जो ये रिवर लिखी है ना यहाँ पे, याद रखना ये रिवर सिस्टम लिखा हुआ है, ना कि ट्रिब्यूटरी लिखी हुई है। रिवर सिस्टम समझते हो ना। और जैसे सावड़ा कुड्डू है, अब ये तो पब्बर नदी के ऊपर है, पर पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी आगे, तौंस की, और तौंस किसकी आगे, यमुना की। तो उन्होंने प्रॉपर वो रिवर लिखी है जो एंड वाली रिवर है ना। ये जरूरी नहीं कि आंसर इसका यमुना ही होगा, तो कई बार क्या पूछ सकता है, पब्बर पूछ सकता है, पब्बर है तौंस की और तौंस है यमुना की। और जेल करके है कुल्लू, ब्यास, मनिहार ये भी कुल्लू में है, ब्यास में, और बजौली हुल्ली चंबा राबी, और लंबदुग ये कांगड़ा एंड ब्यास। चलो जी, चलो यहाँ से आगे फिर कल कर लेंगे।